जिस कंपनी के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करें, सबसे पहले एक दफ़ा आप उसके रिटर्न देख लीजिए। 1 साल की बात करें -41, 2 साल में बात करें -17, 3 साल की बात करें -42 और 5 साल का डेटा आपके सामने नहीं है, लेकिन वो है -65। कुल मिला के हर एक टाइम फ्रेम में इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर को सिर्फ नेगेटिव रिटर्न बना के दिए हैं। कंपनी बजाज ग्रुप को बिलोंग करती है और नाम है बजाज कंज्यूमर केयर। आई एम श्योर मैक्सिमम लोगों ने इस कंपनी का नाम सुना होगा। ये कंपनी जो बनाती है कॉस्मेटिक एंड जो पर्सनल केयर प्रोडक्ट है वो ये बनाती है। नेशनल और इंटरनेशनल दोनों मार्केट में इस कंपनी की प्रेजेंस है, मतलब दोनों जगहों पर बिजनेस करती है। आगे अगर हम बात करें इसी कंपनी यानी बजाज कंज्यूमर केयर की जो मार्केट शेयर है वो 2012 में 52% था एंड अगर हम बात करें 2019 में 64 हो चुका है, यानी बड़ा है। किस सेगमेंट की हम बात करें? लाइट हेयर ऑयल। आई एम श्योर ऑयल जो ये बनाते हैं आप उनको जानते होंगे, क्योंकि इनका जो मेन लीडिंग प्रोडक्ट है वो बजाज आमंड ड्रॉप ही है, जिसकी अगर मार्केट शेयर की बात करें 21% के आसपास है अकेले की। तो आप समझ सकते हैं कि एक अच्छा प्रेजेंस तो है। आगे अगर हम बात करें कंपनी का जो मेजॉरिटी रेवेन्यू आता है वो इनके स्टार प्लेयर से ही आता है। स्टार प्लेयर का मतलब है जो इनका जो बहुत फेमस प्रोडक्ट है, यानी बजाज आमंड ड्रॉप की हम बात कर रहे हैं, यहीं से सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू आता है। तो कंपनी का अब यहाँ से कंपनी का जो प्लान बन रहा है कि एक प्रोडक्ट के ऊपर ज़्यादा रिलायबल नहीं रहा जाए, इसलिए थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर भी ध्यान जा रहा है। ऐसे में कंपनी ने कुछ नए प्रोडक्ट भी लॉन्च किए हैं, या फिर ये कहें दूसरे कैटेगरी में भी एक्सप्लोर किया है। लाइक ऑयल सेगमेंट की अगर हम बात करें, आंवला बेस्ड ऑयल, उसके अंदर भी जो कंपनी एक्सप्लोर करने की तरफ सोच रही है, सो दैट एक ही प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड नहीं रहा जाए। आगे अगर हम बात करें इसी के रिगार्डिंग कंपनी ने कुछ 2020 में कुछ नए प्रोडक्ट भी लॉन्च किए थे एंड पर्सनल हाइजीन सेगमेंट में भी इन्होंने एंटर करना शुरू किया, यानी कि बजाज अगर हम बात करें नो मार्क्स हैंड सैनिटाइजर, तो इस सेगमेंट में भी इन्होंने एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया है, जो इससे पहले तक ये एक प्रोडक्ट के ऊपर ज़्यादा भरोसा कर रहे थे रेवेन्यू के सेगमेंट में अगर हम बात करें तो। नेक्स्ट अगर हम बात करें कंपनी की प्रेजेंस अच्छी है, अगर हम बात करें नेशनल लेवल पर बात करें तो 9000 प्लस डिस्ट्रीब्यूटर हैं, और वहीं अगर हम बात करें 41 लाख रिटेल आउटलेट भी हैं। और वो अगर हम बात करें 40% जो इस कंपनी का जो फोकस बना हुआ है, या फिर ये कहें जो इन्होंने टैप करके रखा है, रूरल इंडिया को भी अच्छे तरीके से टैप करके रखा है। और जितना भी इनके पास रेवेन्यू आता है उसका लगभग अगर हम बात करें 21% तो ये एडवर्टाइजमेंट में भी उसमें जो कहे वहाँ पर उस पैसे को लगा देते हैं। ये जो डेटा है 2020 का है, तो कुल मिला के एडवर्टाइजमेंट के ऊपर भी कंपनी का फोकस बना हुआ है। यानी कंपनी अच्छी है, नेम अच्छा है, बजाज ग्रुप को बिलोंग करती है, काम भी अच्छा है, और ऐसा भी नहीं है कि लोगों ने ऑयल लगाना एकदम बंद कर दिया है या फिर ऑयल का यूज़ एकदम से ख़त्म हो चुका है। उसके बाद भी इसका शेयर प्राइस ऑलमोस्ट 5 साल में 65% टूट चुका है, उसको समझते हैं। यहाँ सबसे पहले देखते हैं क्वार्टरली रिजल्ट के फॉर्म में। आप इसके नंबर्स को देख लीजिए क्वार्टरली बेसिस पे इसने पहले कैसे काम किया हुआ है। सेल्स अगर हम यहाँ बात करें, एक सेकंड, ये है इसकी सेल्स तो इसके अप रही थी 216, 229, 218, 249 के आसपास। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें 48 से 36, ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं बढ़ा है चारों क्वार्टर में, इवन कम होता रहा है। नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें 47 से 34 आ चुका है चारों क्वार्टर में। सेल्स बढ़ी है, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट वैसे नहीं, वो नेगेटिव में आया है। एक रीज़न ये आपको दिख रहा है सिर्फ 4 क्वार्टर का, लेकिन अगर आप और भी देखेंगे ये तो सिर्फ 4 क्वार्टर का डेटा आपके सामने है। जब आप इसको पिछले 4-5 साल के डेटा के साथ कंपेयर करेंगे तो ये आपको रेगुलर बेसिस पे गिरते हुए नजर आ रहा है। एक रीज़न ये है। अब अगर हम इसको यहाँ देखने की कोशिश करें ईयरली रिजल्ट कैसे रहे इसके, सेल्स की अगर हम पहले फिर से बात करें 852 था मार्च 2020 में, अगले साल बात करें 922, फिर 8 और यहाँ तो कुल मिला के जिगजैग कर रहा है। कुल मिला के वैसे डीप इसमें यहाँ नहीं है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 205, 243, 174, 158, तो कुल मिला के ये ईयरली बेसिस पर भी आपको गिरते हुए ही नज़र आ रहा है। बढ़ा नहीं है, सेल्स बढ़ रही है लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा, जहाँ से जो कंपनी का मेन काम है। तो कुल मिला के कंपनी का जो जितना भी कमाई हो रही है वो कहीं और चले जा रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेट प्रॉफिट, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 185 था मार्च 20 में, देन उसके बाद अगर अभी आप देखोगे TTM का डेटा तो ये 155 के आसपास आ चुका है। तो कुल मिला के ईयरली हो या क्वार्टरली बेसिस पर इस कंपनी के जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है और जो नेट प्रॉफिट है वो कंटिन्यूसली गिर रहे हैं। ये एक चीज़ आप ध्यान रखें। नेक्स्ट अगर हम बात करें इस कंपनी की जो ग्रोथ है वो भी आप देख लीजिए तो चीज़ें और समझ में आ जाएंगी। इस कंपनी की ग्रोथ है 5 साल में, सेल्स ग्रोथ की पहले बात करें 2% के आसपास, 3 साल में -1, यहाँ भी आप देख सकते हैं, और 1 साल में -4, तो कुल मिला के अगेन माइनस में है। सारी चीज़ें ऑलरेडी एक तो माइनस में और उसके बाद भी गिरते जा रहे हैं, डीप माइनस में जाते रह रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें -5 था इसका प्रॉफिट ग्रोथ 5 साल पहले, फिर माइनस उसके बाद 8 और -22, तो ये आपको साफ देखने को मिल रहा है क्यों ऐसा हो रहा है। कंपनी के फंडामेंटल या फिर ये कंपनी के रिजल्ट अच्छी पोस्ट नहीं कर रही है, फिर चाहे वो बजाज फाइनेंस ही क्यों ना हो, अगर सेम रिजल्ट पोस्ट करने लग जाए तो डेफिनेटली मार्केट उसको
पनिश तो करता ही है, क्योंकि मार्केट किसी का अपना नहीं है, किसी कंपनी का नहीं, किसी इंडिविजुअल का नहीं। मार्केट रिजल्ट देखता है, वैल्यू देखता है, जहाँ पे आता है वहाँ से प्राइस एप्रिशिएट होता है या फिर डिप्रिशिएट होता है। अगर इसके बाद अगर हम बात करें ROE ROC की बात करें, तो ये भी आप देख लीजिए एक दफ़ा। इसका 42 था ROE 5 साल पहले, फिर 34 और अभी जाके 26। ये अच्छा ज़रूर है, लेकिन आप कंपेयर करेंगे तो आपको समझ में आएगा अच्छा नहीं है, नेगेटिव है, ये बुरा हो रहा है। वहीं अगर हम बात करें ROC की बात करें, 35, 28 और ये यहाँ आ चुका है 26 के आसपास। ये एज ऑफ नाउ 20+ है, लेकिन कहाँ से आ चुके हैं, ऑलमोस्ट 50 हो चुके हैं। अगर रफली अगर हम बात करें 40 और ये आ चुका है, तो आधे आसपास ये कट चुके हैं। तो ये है कुछ रीज़न जो आपके सामने देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी हिलते हुए नज़र आ रही हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें होल्डिंग, प्रमोटर के पास है 38 के आसपास, FIs के पास है 14+, DIs के पास ऑलमोस्ट 13 के आसपास, पब्लिक के पास 34 के आसपास। अब डिपेंड ये करता है कि आपने इसमें किस लेवल के आसपास एंट्री की है, क्योंकि जब अभी हम चार्ट देखेंगे तो किसी के लिए करंट का जो प्राइस है वो बहुत अच्छा हो सकता है एंट्री के लिए, और किसी के लिए ये सबसे बुरी कंपनी हो सकती है जितने भी मार्केट में लिस्टेड कंपनी है। डिपेंड करते हैं कि हम कहाँ एंट्री है, हमारी कहाँ एंट्री है और कहाँ जाके हम अब एग्जिट करने वाले हैं। कोई इस वक्त एग्जिट कर रहा होगा अभी जब हम चार्ट पे देखेंगे, लेकिन पहले ये देख लेते हैं कि इसमें जीरो प्लेजिंग भी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, कुछ म्यूचुअल फंड्स भी हैं। पहले है HDFC का, एंड 4 फंड तो नाम आपके सामने है, लेकिन किसने कितना इन्वेस्ट किया वो भी आप देख लीजिए। पहले अगर हम बात करें HDFC का स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ 0.75 मैक्सिमम है, यानी 1% भी नहीं है। उसके बाद निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप 0.42, उसके बाद निपॉन का ही 0.24 और उसके बाद ICICI प्रूडेंशियल का 0.202। मतलब सिर्फ नाम मात्र के लिए है, बस हो गया, उससे ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। इसके बाद अगर हम बात करें जो अच्छी चीज़ है, नेगेटिव हमने बहुत सारी चीज़ें देखी अभी तक, एंड डेट 0 है, कैश कंपैरिजन 12 के आसपास है सिर्फ। तो कुल मिलाकर अगर कंपेयर करें वहाँ से डेट टू इक्विटी रेशियो 0 है एंड कैश थोड़ा है कंपनी के पास। इसके बाद मार्केट अगर हम कैप की बात करें 2248 इतना इसका मार्केट कैप है, इतने CR के एज ऑफ नाउ। डिविडेंड ये बहुत अच्छा है इसका, मतलब कुल मिला के जितना एज ऑफ नाउ बैंक FD ये इतना रिटर्न नहीं दे रहे, ये आपको इतना डिविडेंड तो दे ही देता है। एक चीज़ अच्छा जो उसको ये है आपके सामने, एक तो हमने डेट देखा, डेट फ्री कंपनी, दूसरा डिविडेंड यील्ड इसका काफ़ी अच्छा है, मतलब 5% के साल के रिटर्न देती ही है। उसके बाद अगर प्राइस अप्रिशिएट हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो सिर्फ ये मिलता रहेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें EPS 10 के आसपास है, ये अभी 10 के आसपास है, ये पहले थोड़ा और ज़्यादा हुआ करता था, तो वहाँ से धीरे धीरे गिरते हुए नजर आ रहा है। इंडस्ट्री भी चले 62, ये 14 के आसपास। अब यहाँ पर एक सवाल निकल के आता है, एक आपके लिए एक लर्निंग भी हो सकती है। कई बार हम ये देखते हैं कि हम P देखते हैं, हम ये देखते हैं कि लोअर P इज़ गुड एंड हायर P इज़ बैड। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये कंपनी कितना अपने इंडस्ट्री से कितने कम भाव पे अभी एज ऑफ नाउ अवेलेबल है, लेकिन फिर भी किस तरह से इसने उतना अच्छा इसने रिटर्न नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे समझने वाली बात हो जाती है कि कंपनी रिजल्ट कैसे पोस्ट कर रही है, कैसा काम चल रहा है, किस तरह से जो रिजल्ट में जो नंबर आ रहे हैं अप्रिशिएट होकर आ रहे हैं, हर साल डेप्रिशिएट होकर आ रहे हैं। इस बार भी जब नंबर निकल के आएंगे फिर देखने वाली बात हो जाएगी यहाँ पर कैसा काम कर रही है। इसलिए बहुत सारी चीज़ें P हमें ये ज़रूर बताता है कि अंडर वैल्यूड, ओवर वैल्यूड, लेकिन ये ओनली एक तरीका नहीं हो सकता है किसी भी स्टॉक को फाइंड करने के लिए, फाइनल रिजल्ट बनाने के लिए अपना। तो इसलिए एज ऑफ नाउ तो ये आप सिर्फ P देख के अगर कहेंगे तो काफ़ी नीचे है, बहुत नीचे है, देखिए अच्छे लेवल के आसपास है। अब बात करते हैं अच्छे लेवल के आसपास है नहीं है, शेयर देख लीजिए आप। शेयर का अगर हम बात करें, इसमें वनडे का चार्ट नहीं लगाया, क्योंकि वनडे में लगाया बहुत सारे कैंडल हो जा रहे थे तो स्क्रीन पे फिट नहीं हो रहे थे। तो इसलिए ये मंथली के चार्ट से शुरू करेंगे तो सो दैट आपको अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि डेटा इतना ज़्यादा है। ये है 2011, समझ में आ गया, 2011 देखेंगे। एंड उसके बाद फाइनली अगर हम बात करें, ये है 2015, एक हाई बना, ठीक, एंड उसके बाद एक लो बना यहाँ पर 2017 में, एंड देन उसके बाद इस हाई को क्रॉस करने की कोशिश की गई थी कब, 2019 में, 2019 में, और फाइनल जाके यहाँ पे बन गया डबल टॉप। और उसके बाद एक एम पैटर्न आपको साफ साफ बड़े बड़े शब्दों में देखने को मिल रहा होगा। लेकिन जब बनने के बाद ना, वो इंट्राडे की बात करें या फिर कोई भी चार्ट पे हम कभी किसी भी टाइम फ्रेम में देखते हैं तो बाद में आसान लगता ही है, लेकिन फिर भी कभी ना कभी तो समझ आ ही जाता है, कोई ना कोई इसको ट्रेंड तो होता ही है। जैसे कि अगर हम ये बात करें, एटलीस्ट यहाँ नहीं समझ में आए तो यहाँ तो समझ में आ ही जाता, इस बड़ी सी कैंडल पे समझ में आ जाता कि यहाँ पे कुछ चीज़ें चेंज हो रही हैं। तो जैसे ही ट्रेंड टूटा तो आई थिंक ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। इसकी हम बात करें कुछ इस तरह से, तो ये तो रहा इसका जो ट्रेंड यहाँ पे टूटा था, और उसके बाद सीधा इसने एम पैटर्न बनाया यहाँ तक, जहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी वहीं आ चुका है। अब आगे क्या सवाल निकल के आता है, लेकिन सबसे पहले जैसे हमने बात की थी, किसी के लिए इस लेवल के आसपास है कंपनी, जैसे कि आप देख रहे होंगे, अरे वाह कंपनी अच्छी है, कंपनी का बिजनेस अच्छा है, बजाज ग्रुप को बिलोंग करती है, वैल्यूएशन भी ठीक है अभी। एंड अगर आप एनालिस्ट की जो रेटिंग देखेंगे, जितने भी हैं एनालिस्ट अभी एज ऑफ नाउ उसको सब बाय की रिकमेंडेशन दे रहे हैं, लेकिन आपको अब तो पैसा आपका है तो आपको अपने हिसाब से ही इसमें इन्वेस्ट करना होगा। लेकिन
यहाँ पे किसी के लिए ये सबसे बुरी कंपनी हो सकती है, क्योंकि आप देखेंगे कब से इसने रिटर्न नहीं दिए। ये है 2018 या फिर 19 के बाद, ये समवेयर 18 के आसपास है। 18 से लेकर अभी तक ये 22 हो चुका है, ऑलमोस्ट ख़त्म होने को आ चुका है, अभी तक ये गिर ही रहा है। तो ऐसे में अब क्या है, ये यहाँ पे डबल बॉटम काइंड ऑफ पैटर्न अब बना रहा है। जैसे इसने डबल टॉप बनाया था यहाँ, ठीक है, एक बार कोशिश किया, 2 बार कोशिश किया, नहीं ब्रेक हो पाया, एंड देन इसका नीचे आ गया। वैसे एक बार कोशिश किया, नहीं, दूसरी बार कोशिश किया, सेम कुछ इसी तरह का जैसे यहाँ एम बना था, हो सकता है यहाँ पे आप डब्ल्यू बनने की कोशिश हो रही है। आप समझ रहे हैं, जैसे कि फर्स्ट आप ये तक जैसे ये बना था ना, वैसे आधा पार्ट था हमारे पास, वैसे ये आधा पार्ट बन चुका है। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये हो जाएगी, मंथली के टाइम फ्रेम में हम बात करें, एक ही अटेम्प्ट कर चुका है, एक बार ये बीच में एक अटेम्प्ट कर चुका है, लेकिन ब्रेक नहीं कर पाया। डेफिनेटली फर्स्ट बार में कोई भी रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होते हैं, बट फिर भी इसने एक अच्छा मूव दिखाया। अब फाइनली जिन लेवल के आसपास अभी है, सबसे पहले तो आप देखेंगे किस लेवल के आसपास आ चुका है। ऑलमोस्ट अगर हम यहाँ से टॉप से लेकर यहाँ तक देखें ना, ऑलमोस्ट 75% ये डाउन हो चुका है। 75% कम नहीं होता, पूरा ही 1 लाख अगर किसी ने लगाया तो 75 उसमें से माइनस हो चुका है। इस तरह से आप समझ सकते हैं। अब क्या, इसीलिए अब जिस लेवल, अगर आप पहली बार देख रहे हैं इसको, शेयर को इस टाइम एनालिसिस करें, तो आपके लिए बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। लेकिन आपने अगर इन लेवल के आसपास है, तो दुनिया की सबसे बुरी कंपनी हो जाएगी आपके लिए, और अगर अभी तक आप इसमें बने हुए तो वैसे में ये डिपेंड करता है कि हम किस प्राइस पे किस कंपनी को कंसिडर करने की तरफ सोच रहे हैं, फिर ले रहे हैं। नेक्स्ट, अब ये जो लेवल है जो आपके सामने दिख रहे हैं इस वक्त, ये 151 के आसपास, 130 का ये लेवल है, 130 के आसपास। तो अब ये इसके लिए सपोर्ट का काम करेंगे। अगर ये टूटता है तो हमें नेक्स्ट ये लेवल दिखने को मिलेंगे 70 के आसपास। ये 70 है और ये 130 है। करंट प्राइस है 152-155 के आसपास। तो कुल मिला के ये एक ऐसे लेवल है जहाँ से एक अच्छे बाइंग जोन में आ चुका है अब यहाँ से। लेकिन वापस से जिस तरह से, अब देखो ऐसा नहीं, कोई भी शेयर जीरो नहीं हो सकता। इसमें एज ऑफ नाउ कोई ऐसी चीज़ तो नहीं चल रही जिसकी वजह से जीरो हो सकता है कि जीरो हो जाएगा। अब आने वाले टाइम में कुछ ऐसा चल रहा है इंटरनली जो हमें और आपको बिल्कुल नहीं पता है, क्योंकि इस वीडियो में हमने कोई न्यूज़ नहीं कवर कर रखी है, फंडामेंटल कवर कर रखे हैं, चार्ट कवर कर रहे हैं, लेकिन बीच में कोई अगर हम कोर्ट केस चल रहा है, ऐसे चल रहा है, वो कवर नहीं कर रखे हैं। लेकिन एज ऑफ नाउ शायद नहीं होगा, फिर भी शायद से मार्केट चलेगा नहीं, वो आपको देखना पड़ेगा। लेकिन फिर भी इन लेवल के आसपास एक ट्रेंड लाइन हमने खींच दी है मंथली के टाइम फ्रेम में। अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है ना यहाँ से, तो फिर से हमें क्या है, मंथली के टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट मिल जाएगा। तो फिर से हम यहाँ से एंट्री कर सकते हो, पहला टारगेट ये रख सकते हैं, और उसके बाद फिर से यहाँ डेफिनेटली यहाँ से रिट्रेस होगा, उसके बाद ही ऊपर जाएगा, फिर ये ब्रेक करेगा, देन हम इसको ऊपर के लिए इन लेवल के ऊपर देख सकते हैं। लेकिन उससे पहले ये लेवल आएंगे। क्या ये एक ही दिन में आने वाले हैं? जैसे कि ये 18 से लेकर एक दिन में नहीं आया है इतना नीचे, तो वैसे ही ऊपर तो और धीरे जाएगा, क्योंकि शेयर गिरते फास्ट हैं, बढ़ते हैं बहुत धीरे, कुछ स्पीड इससे भी धीरे चलते हैं और तो आप समझ पा रहे होंगे यहाँ पर। तो एक लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा पिक हो सकता है, लेकिन आपके सामने लेवल्स भी तो आपको सामने रखने होंगे, क्योंकि लेवल्स टूटे तो और भी नीचे के लेवल दिख सकते हैं, लेकिन उसकी प्रॉबिलिटी अब थोड़ी कम हो चुकी है। जैसे 75% ये शेयर डाउन हो चुका है, वैसे ही अब इन लेवल से इसको नीचे गिरने की अगर हम बात करें, एटलीस्ट 70% इसके चांसेस भी कम हो चुके हैं। बाकी मार्केट में कुछ भी हो सकता है, बट वेट एंड वॉच, प्रॉबिलिटी की हम बात करते हैं हमेशा, तो प्रॉबिलिटी की अब यहाँ पे थोड़ा सा एक चांसेस बन रहे हैं। तो पहला सपोर्ट अगर हम बात करें 130, और अगर 100 या 130 के आसपास, उसके बाद 70 के आसपास ही मिल रहा है। इन लेवल के आसपास कभी भी मिलता है, नीचे के 2 लेवल या फिर ब्रेकआउट के ऊपर सस्टेन हो जाता है, तो इसमें फ्रेश बाइंग की जा सकती है। इसलिए ये शेयर आज हम आपके सामने लेके आए। कभी भी शेयर इस चैनल पर हम कोई भी वो नहीं लेके आते जो कोई भाग रहा होता है या फिर बिल्कुल गिर रहा होता है। जब उसमें कोई पॉसिबिलिटी बन रही होती है तभी आपको इस सामने लेके आते हैं, सो दैट आपने रिसर्च कर पाए। वैसे इसमें भी रिसर्च करने की जगह पे शेयर अभी आ चुका है, वॉच लिस्ट पर रखने की ये जगह पे आ चुका है, क्योंकि एटलीस्ट यहाँ से जब ये भागेगा, एटलीस्ट 30-40% तो शॉर्ट रन में भी दे जाएगा। शॉर्ट रन का मतलब ये नहीं कि 1-5 दिन या फिर 1 हफ्ता, कहने का मतलब है यहाँ तक भी जाएगा। एक सेकेंड, ये अपने रिसेंट के हाइज तक जाएगा, तब भी एक अच्छा रिटर्न हमें बना के दे जाएगा। ये है रफली 320 के आसपास, और अभी है 150, तो आप समझिए यहाँ से डबल हो सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें वनडे में क्या दिख रहा है हमें, ये आ गया वनडे नहीं, वीकली में ये था वो जोन जिस जोन की हम बात करें। यहाँ पर इसने वनडे में, वीकली में इसको ब्रेक करने की कोशिश की है। तो लेट्स सी किस तरह से ट्रेड करता है। एक रेंज बना रहा है, यहाँ पे एक रेंज बना रहा है, जैसे इस रेंज के ऊपर निकलेगा अब यहाँ से, फिर इसमें अप मूव शुरू हो जाएगा, और इसके यहाँ आता है, फिर नीचे आता है, तो नीचे के लेवल आप समझ चुके हैं। तो ये है इसके एज ऑफ नाउ की बिल्कुल प्राइस, बहुत सिंपल है, 130, उसके बाद 70 नीचे के लेवल, अगर नीचे आता है। ऊपर की बात करें, वीकली में ब्रेकआउट हो चुका है, मंथली में बिल्कुल तैयारी करने की कोशिश कर रहा है। जैसे इस रेंज को ब्रेक करेगा, ये जो आपको रेंज दिख रही है, बहुत सारे इतने सारी रेंज दिख रही है ना, ये रेंज इसके ऊपर निकलेगा तो एक अच्छा आपको दिख जाएगा, और मंथली के टाइम फ्रेम में भी इसमें ब्रेकआउट हो जाएगा। इसलिए इसको फोकस आप रख सकते हैं। प्लस रिजल्ट डेफिनेटली हम देखेंगे। इन सब के बाद अगर हम बात करें
सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स मिलेंगे आपको डिस्क्रिप्शन में, लगे यूजफुल था ज्वाइन बटन भी कंसिडर कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।